नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव मैडम। आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे जियो ब्लैक रॉक की। जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट के म्यूचुअल फंड यूनिट ने आज अपने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के नाम का ऐलान कर दिया है। किसको मिली है ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी? इसके अलावा जियो ब्लैक रॉक 2 स्कीम्स को भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। क्या है पूरी प्लानिंग, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कार सेल्स डाउन की। खबरें ये आ रही हैं कि पिछले 1 साल से कारों की बिक्री पर ब्रेक लगा हुआ है। कंपनियों ने काफी संख्या में कारों का स्टॉक बना रखा है जिसकी कीमत करीब 52,000 करोड़ रुपए है। कैसे फंस गई अरबों खरबों की रकम, जानने की कोशिश करें। अंतिम में चर्चा करेंगे आरबीआई की। आरबीआई ने केवाईसी यानी नो योर कस्टमर रूल्स को अमेंड किया। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि आरबीआई नए पेमेंट एग्रीगेटर्स पर सख्ती जो है वो बढ़ाना चाहती है। क्या है पूरा मामला, आसान भाषा में इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को भारत में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में काम करने के लिए यानी बिजनेस शुरू करने के लिए सेबी और बीएसई की मंजूरी मिल गई। कंपनी ने एमडी, सीईओ और तो और सीआईओ के नाम का भी ऐलान कर दिया है। मैडम, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ी हलचल मचने वाली है। एक एक करके आप इनकी जो पढ़ते हैं उनको खोलिए और आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाइए। तो सबसे पहले आपने जैसा कहा सीआईओ, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो होंगे उनका नाम है ऋषि कोहली। इनके अपॉइंटमेंट की खबर आ रही है और अब हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट जो है आगे बढ़ रहे हैं अपने इस प्लान में कि वो भारत में कैसे निवेश की भाषा घर घर तक, छोटे छोटे शहर, गांव, कस्बे तक पहुंचाएंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जियो अपने डिजिटल फर्स्ट, अपने पूरे टेलीकॉम नेटवर्क, अपने 4G नेटवर्क का इसमें इस्तेमाल करने वाला है, अपना पूरा पावर दिखाने वाला है कि वो घर घर तक, उससे जिस तरह से फोन पहुंचाया, अब घर घर तक निवेश पहुंचाने की बात है। और इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने हाथ मिलाया है ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट से। ये अमेरिका की बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियों में से कह सकते हैं और बहुत सारा पैसा जो है ये करीब $13 ट्रिलियन का EUM मैनेज करती है अमेरिका में और अब भारतीय निवेशकों के लिए ये म्यूचुअल फंड लेकर आएगी। अब भारत की जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हम देखते हैं ना तो 70 लाख करोड़ से ज्यादा का EUM है। अभी भी इसमें जो यूनिक इन्वेस्टर्स हैं वो हैं केवल 5 करोड़, 5.25 करोड़ के आसपास। तो सोचिए हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है और उसमें कितने लोग निवेश कर रहे हैं। एक अंडर पेनिट्रेशन है विशाल, और इसीलिए बहुत बड़ा फील्ड है इन दोनों कंपनियों के लिए कि वो और लोगों तक पहुंचे। 5 करोड़ कुछ भी नहीं है भारत का जो शेयर, जो साइज है उसके सामने कि 5 करोड़ लोग निवेश कर रहे हैं। एक और नंबर मैं आपको देना चाहूंगी यहाँ पर विशाल, जो भारत के जो म्यूचुअल फंड का जो EUM है, उसका EUM टू जो GDP रेशियो है वो करीब मार्च 2025 में अभी लेटेस्ट 19% है, केवल 19% है। जबकि बाकी देशों से जब हम कंपेयर करते हैं इसको तो ट्रिपल डिजिट में है वो, और भारत अभी भी डबल डिजिट में है, यानी गुंजाइश बहुत है। और यहाँ पर विन विन सिचुएशन है जियो के लिए, एक नए कारोबार में उतरना और उसने एक दिग्गज विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। इसके पहले भी कई विदेशी कंपनियां म्यूचुअल फंड बाजार में भारत में आ चुकी हैं। खुद ब्लैक रॉक भी था पहले एक JV के साथ, वो एग्जिट कर गए। लेकिन अभी तक जितनी कंपनियां ये ना, उनका कोई अच्छा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं रहा। फ्रैंकलिन वाज वन ऑफ देम। शुरुआत अच्छी रही, अच्छी स्कीम्स लेकर आए, पर उनके हमने बाद में जो इस तरह से कंट्रोवर्सीज में वो घिरे और उसके बाद जो दिक्कतें हुई हम सबके सामने हैं। तो इसीलिए ब्लैक रॉक पर काफी नजरें रहेंगी कि ये जियो के साथ मिलकर के क्या करती है। इस ऐलान के साथ साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी वो देगी। तो RIA का जो एक सर्टिफिकेशन होता है वो भी इसे मार्केट रेगुलेटर से मिल चुका है और इसके जरिए वो लोगों को एजुकेट करेगी, अवेयर करेगी और उनको निवेश की सलाह देने के लिए अब वो तैयार है। उसको सारी मंजूरी मिल चुकी है। और सबसे जरूरी स्कीम्स भी अब सामने आ रही हैं कि कौन सी स्कीम पहले आएंगी, आप जानना चाहेंगे? प्लीज मैम, स्कीम्स को लेकर भी जो रसाकसी देखने को मिल रहा है या जो लग रहा है कि अनसर्टेनिटीज है उसका भी आप पर्दाफाश कीजिए। अनसर्टेनिटी तो यही है कि कब शुरू होगा, लेकिन जो स्पेस में काम चल रहा है, हमने मई के एंड में देखा
कि जियो ब्लैक रॉक को पहले सेबी से मंजूरी मिली कि वो म्यूचुअल फंड ला सकती हैं। अब हम जून में आए तो पहले उनका वेबसाइट लॉन्च हुआ और अब हम देख रहे हैं उन्हें रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स यानी RIA का भी जो सर्टिफिकेशन है वो मिल चुका है। अब आती है बात स्कीम की, तो जियो ब्लैक रॉक ने ये सेबी में सबमिट किए हैं 2 स्कीम्स के बारे में जो वो लेकर आएंगी। अप्रूवल लेना होता है उन्हें, डेट वाला भी मामला है। डेट म्यूचुअल फंड की ही 2 स्कीम्स वो लेकर आ रही हैं, एक लिक्विड फंड और दूसरा वो लेकर आएंगी मनी मार्केट फंड, जो कि शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स जो ये कहलाते हैं। डेट फंड, मनी मार्केट फंड्स ट्रेजरी वगैरह में निवेश करते हैं। एक कंजर्वेटिव अप्रोच लिया, इक्विटी में नहीं आ रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं कंजर्वेटिव अप्रोच? क्योंकि ये पहला कदम है जो हल्के से ये डालना चाहते हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को टेस्ट करना चाहते हैं, अपने डिजिटल नेटवर्क को टेस्ट करना चाहते हैं कि वो कितने लोगों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे, वो कितने लोगों तक पहुंच सकेंगे इन 2 स्कीम्स के जरिए। तो वो है ना कि पहला कदम जो है वो हल्के से रख रहे हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए, और फिर हम देखेंगे जोरदार एंट्री जिसमें हम देखेंगे इक्विटी फंड्स भी इनके बेड़े से आते हुए। और सबसे ज्यादा नजर मेरी रहने वाली है कि ये पैसिव फंड का जो यूनिवर्स है उसमें जियो ब्लैक रॉक क्या धमाल मचाता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक रॉक ऑलरेडी अमेरिका में अपने पैसिव फंड्स और अपने ETFs के लिए जाना जाता है। और पैसिव फंड में भी ये नहीं कि सीधा सीधा इंडेक्स को फॉलो करने वाले फंड्स, इंडेक्स को फॉलो करने वाले ऐसे फंड जिसमें हम कुछ स्मार्ट बीटा का एंगल देखेंगे, यानी इंडेक्स में भी वो एक और फिल्टर लगा करके कुछ अपना लेकर आएंगे। उनके पास बहुत ही बढ़िया एक ऑलरेडी SaaS प्लेटफॉर्म है जिसे हम अलादीन कहते हैं, जो कि एक रिस्क असेसमेंट का प्लेटफॉर्म है। उसका जो स्वाद है वो भारतीय इन्वेस्टर्स चख पाएंगे। पर शुरुआत धीमी, 2 डेट फंड्स की मंजूरी के लिए इन्होंने पेपर सबमिट किए अभी सेबी में। हम 2 डेट फंड्स शायद पहले इनके बेड़े से निकलते हुए देखेंगे। और जो पेस रहा है ना विशाल, मई, जून, और मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी हम एक्शन देखेंगे कि हम ये स्कीम्स जो है हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। जी प्रियंका मैम, आपकी जो संबोधन था उसमें मैंने 2 टर्म्स समझे। एक है जो आपने कह रहे हैं कि इक्विटी पर उनका फोकस नहीं है, और दूसरा है कि डेट पर इनका फोकस है। क्या इस कहानी को मैं इस तरीके से जोड़ना चाहूँगा कि जो हाल फिलहाल में जो एम्फी के जो डेटा है मैम, जिसमें कहा गया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, 22% के आसपास है। पहले 25,000 26,000 करोड़ के आसपास का इन्फ्लोज आया करता था, अब ये घटकर 19,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। इस कहानी को आप कैसे देख रही हैं और क्या ये चिंताजनक बात है या नहीं है? देखिए, अभी इक्विटी में हमने एक अनसर्टेनिटी देखी, ठीक है, भारतीय बाजार हो या इंटरनेशनल मार्केट्स हो, टैरिफ को लेकर के, जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर के एक अनसर्टेनिटी का हमने दौर देखा। भारतीय बाजारों में हमने एक लगातार बुल रन देखा और उसके बाद 6-8 महीने हमने देखा कि वो सबसाइड होते हुए, वैल्यूएशंस को लेकर जो चिंता थी उस वजह से हमने यहाँ पर करेक्शंस देखे हैं, और अभी भी वो करेक्शन जारी हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है बाजारों में। अब जहां तक बात है जियो और ब्लैक रॉक की कि वो इक्विटी फंड्स क्या इस अनसर्टेनिटी की वजह से इसको थोड़ा सा स्लो पेस कर रहे हैं, कुड बी वन ऑफ द रीजन। लेकिन ये रीजन उतना पुख्ता मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप दरिया में आएंगे तो आपको तैरना है। आप केवल डेट म्यूचुअल फंड के जरिए जो है ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं जोड़ पाएंगे, तो आपको इक्विटी लाना ही होगा। तो मोर देन द टाइमिंग वो पहले वाटर टेस्ट करना चाहते हैं, कैसा है, डिपिंग योर फीट, हल्का सा पैर डाल रहे हैं अभी डेट म्यूचुअल फंड से, कम शुरुआत कर रहे हैं, और फिर वो हम उनके बेड़े से इक्विटी फंड्स भी देखेंगे। लेकिन हाँ, मार्केट की अनसर्टेनिटी और ये सब भी फैक्टर्स एक हैं कि उनके फंड मैनेजर उनको लग रहा होगा अभी डेट फंड लाना ज्यादा उचित रहेगा, तो हम शुरुआत तो डेट म्यूचुअल फंड से ही होते हुए देखेंगे। फिर मुझे लगता है पैसिव फंड्स आएंगे और फिर हम देखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बाजार में जंग होने वाली है, क्योंकि ये टक्कर देने वाले हैं उन 44 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं अभी भारतीय बाजार में, करीब 2500 स्कीम्स हैं, और अब ये 2500 स्कीम्स बढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड कंपनियों की तादाद बढ़ेंगी। केवल जियो ब्लैक रॉक ही एंट्री नहीं ले रहा है, और भी कई भारतीय कंपनियां हैं जिनको जो है अनुमति मिल रही है। उसमें से एक है कैपिटल माइंड, जो है वो PMS चलाते थे, अब वो भी उतर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बाजार में। लेकिन जियो ब्लैक रॉक पर नजर इसलिए क्योंकि 2 दिग्गज नाम जुड़े हुए हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक, तो ये रॉक करने वाले हैं भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड की दुनिया को। जी, लेकिन अब आपने ठीक कहा मैडम कि जंग की शुरुआत जो है वो देखने को मिल सकती है, तो इसी के साथ जुड़ता है ये मामला प्राइसिंग को लेकर के। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि SBI म्यूचुअल फंड हो, HDFC म्यूचुअल फंड हो, कोटक महिंद्रा AMC हो, या मिराई जो एसेट है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के क्षेत्र में, म्यूचुअल फंड हाउसेस के क्षेत्र में। इन लोगों से जब पूछा गया मैडम कि जियो ब्लैक रॉक की एंट्री हो रही है आपकी स्पेस में,
नई एंट्री है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो कोई टिप्पणी नहीं आती हुई दिखी। ये हम रिपोर्ट के हवाले से खबर कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्या अपडेट है, मैं आपसे समझना हाँ, चाहूँगा। मैं आपको बताऊंगी, ये इस रिपोर्ट में कहा टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन मैंने खुद HDFC म्यूचुअल फंड के CEO और MD नवनीत मनोजी से बात की, जो एम्फी के भी चेयरमैन है, और उन्होंने कहा कि प्रियंका ये विन विन सिचुएशन है। उन्होंने भी यही कहा, हम चाहते हैं कि ये 70 लाख करोड़ का जो EUM है ना, ये आगे बढ़े, 5 करोड़ के जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो आगे बढ़े, और अगर ऐसा करना है तो नए प्लेयर्स को आना होगा, कंपटीशन बढ़ाना होगा, नए नए प्रोडक्ट्स लाने होंगे। और जियो ब्लैकरॉक क्या वादा कर रहा है? ये कह रहा है कि हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से हमने ये स्टेटमेंट भी आते हुए देखा था कि हम निवेश को आसान बनाएंगे, हम इसको इंक्लूसिव बनाएंगे, और हम इसे घर घर तक, भारत के घर घर तक पहुंचाएंगे। तो इस लक्ष्य के साथ जियो ब्लैकरॉक आ रही है। और नवनीत मनोजी का इंटरव्यू आप मनी 9 के प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि ये विन विन सिचुएशन है। उन्हें लगता है कि बहुत हेल्दी कंपटीशन होगा, अच्छा है, जितने प्लेयर्स आएंगे, जितने तरह तरह के प्रोडक्ट्स लाएंगे। भारत में जब हम बात करते हैं ना, हम सेवर्स की कंट्री, हम सेव करते हैं, हमको बचाना अच्छा लगता है, हमको बचाना अच्छा लगता है, हमको निवेश करना नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। हमको लगता है कैसे पैसा बचेगा, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो वो उस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जियो और ब्लैकरॉक जैसे प्लेयर आए, लोगों को बताएं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का भी अब जब वो रोल अदा करेंगे, ऑलरेडी हैं हमारे देश में हुए बहुत सारे, लेकिन अब उसमें वो जब बताएंगे कि देखिए आपका पैसा ऐसे बढ़ेगा, उसकी ये सेफ्टी है, हम रिस्क असेसमेंट उसको ऐसे करेंगे, हम आपका रिस्क असेसमेंट ऐसे करेंगे। उनका जो प्लेटफॉर्म है अलादीन, वो रिस्क असेसमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है कि रिस्क ओवरसाइट वो आपको पूरा बता देगा कि आप अगर इतना कमा रहे हैं, आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। आप जब अपने बारे में सारी डिटेल्स देंगे, अपने फाइनेंशियल बिहेवियर के लिए बताएंगे, तो रिस्क असेसमेंट वो करके आपको बताएगा कि आपका निवेश कैसे जो है वो सुरक्षित है और आपके लिए सूटेबल होगा, आपके वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगा। तो मुझे लगता है, देखिए, जिन्होंने टिप्पणी नहीं दी, हो सकता है उनके पास वक्त नहीं रहा होगा, लेकिन जब नवनीत मनोजी मनी 9 के प्लेटफॉर्म पर आए तो उन्होंने तो कहा कि मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा कंपटीशन है और ये विन विन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन प्रियंका मैम, इसी के साथ अगला सवाल मेरा जुड़ा हुआ है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग बहुत बेसब्री से ना इनके प्राइसिंग को लेकर भी अब बहुत अटकी लगाकर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या होगा। अब फिर वो कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की जो इनकी स्ट्रैटेजीज है, इनको भी वो देखना चाहेंगे। तो प्राइसिंग को लेकर भले ही ये लोग ना स्वीकारें, लेकिन एक प्राइस वॉर तो देखने को मिल सकता है। अब इसी मुद्दे को हमारे व्यूअर्स को अगर आसान भाषा में समझना है तो उसको आप कैसे समझाएंगे? प्राइसिंग का तो खेल रहेगा विशाल, इंडियन इन्वेस्टर हो या इंडियन कंज्यूमर हो, हम लोग हमेशा बहुत प्राइस सेंसिटिव रहे हैं। लेकिन अब सिप का खेल ऐसा है, या सिप का खेल कहना गलत होगा, सिप का निवेश ऐसा है कि आप 250 रुपए का भी निवेश कर सकते हैं, आप 500 का भी निवेश कर सकते हैं, आप 1000 का निवेश भी कर सकते हैं। तो प्राइसिंग को लेकर क्या, वो अपना अपनी स्कीम लेकर आएंगे। अब आपकी जेब पर है, आप कितना खर्च करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये उसमें जो अपनी फीस, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो फीस होती है, उसको वो सबसे लोएस्ट रखें, या हो सकता है कि कुछ अर्ली बर्ड इनिशिएटिव, जैसे उन्होंने अपने वेबसाइट को जब लॉन्च किया तो अर्ली बर्ड इनिशिएटिव के तौर पर कुछ लोगों को जो है वहाँ पर जा कर के वो इनरोल कर सकते हैं। तो हो सकता है उनको कुछ प्राइसिंग का वो मिले। हो सकता है पहले साल में जब जियो भी आया था तो उसने किस तरह से पूरे इस स्पेस में जो है टेलीकॉम स्पेस में हलचल मचा दिया था। तो कुछ ना कुछ तो प्राइसिंग को, और जियो इज नोन कि भाई वो आपकी जेब तक पहुंचाएंगे। पहले तो आपको आदत दिलवाएंगे, आपको आदत जब लग जाएगी तब फिर आपसे असली कीमत वसूली जाएगी। तो शुरुआत में तो वो प्राइसिंग को लेकर के एक जो हम कहेंगे कि दोनों के बीच में रस्साकशी रहेगी, और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो है वो भी देख रहे हैं कि क्या करने वाली है ये दोनों की जोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर पर। भारत में करीब 2 साल बाद एक बार फिर कारों की डीलरशिप जो है हाँफने लगी। देश भर की कार डीलरशिप इस समय इतिहास के सबसे बड़े इन्वेंट्री संकट से जूझ रही। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 52,000 करोड़ रुपए की गाड़ियां बिना बिके डीलरशिप के यार्ड में पड़ी हुई हैं। डीलरशिप के अनुसार उनके पास करीब 4.4 लाख गाड़ियां स्टॉक में है, जो करीब 52 से 53 दिन का स्टॉक है। मैडम, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, यानी जिसको कि आप फाडा के नाम से जानती हैं, उन्होंने भी इन्वेंट्री लेवल की ओर चिंता जताई। क्या सही में ये मामला जो है बहुत गंभीर है मैडम? बिल्कुल, ये जो है ऑटो इंडस्ट्री जो है इससे परेशान है।
कहीं ना कहीं बहुत सारा इन्वेंट्री पाइल अप हो गया है, और यही पाइल अप जब हमने पिछले बार देखा था और उसके बाद हमने इसका रिपल इफेक्ट आगे जब देखा क्या हुआ था इकोनॉमी को लेकर के, जीडीपी के में हमने जबरदस्त गिरावट देखी थी। तो ये एक इंडिकेशन होता है जब आपकी इकोनॉमी में लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, महंगाई ज्यादा है, अनसर्टिनिटी है, लोग अभी अपना पैसा जो है ना अपने पास रखने में ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं और इसीलिए कार्स नहीं बिक रही हैं। दूसरा है ईवीज का आना, तो लोगों के मन में ये भी चल रहा है क्या ईवी खरीदें, और ईवी की जो प्राइसिंग है वो बहुत ऊपर है, ठीक है, और जो ऑटो कंपनियां हैं वो अपनी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं कि लोगों को लगता है कि अब क्या करें, ये गाड़ी लें वो गाड़ी लें। एक तो डिसीजन मेकिंग में एक जो टेंशन है वो तो बनी हुई है ही, लेकिन साथ ही में अभी ज़्यादातर लोग अपना पैसा अपने पास रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये थोड़ी देर और चलेगा ऐसा माहौल, जिस तरह के अनसर्टनिटी, ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ बनी हुई है उसको लेकर के। महंगाई, अब महंगाई के जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि महंगाई काबू में आ रही है। आरबीआई गवर्नर ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कहा है कि महंगाई के उन्होंने जो प्रोजेक्शन दिए हैं उसके मुताबिक उनका कहना है कि ये अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, और इसलिए हमने इस तरह के रेट कट भी देखे हैं, तो शायद अब लोग बाजार में आएं और खरीदें। पर अभी तो भाई जितने भी डीलर्स हैं उनके पास इतना ज़्यादा इन्वेंट्री का पहाड़ खड़ा हो गया है कि उनके वर्किंग कैपिटल पर इसका असर दिख रहा है, तो टेंशन तो बहुत है। बीच में हमने जब देखा अभी यूएस और चाइना के बीच में भी जब टेंशन तनाव बढ़ा तो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के भी एक चिंता फिर से हो गई थी कि अब इसका क्या होगा। तो गाड़ियों पर जापान में भी कहा जा रहा था प्रियंका मैम कि जापान में जो सुजुकी की सबसे जो प्रॉमिसिंग जो ब्रांड थी जो स्विफ्ट, उसको प्रोडक्शन, लेकिन अब तो मारुति कह रही है ऐसा कुछ है जी ही नहीं। जी लेकिन उसके पहले की खबर भी ये भी आ रही थी कि विटारा को भी लेकर भी कहा जा रहा था कि उसके प्रोडक्शन पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से आप ठीक कह रही हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। तो मई का आंकड़ा बता देते हैं एक बार। मई में ना करीब 3,02,000 गाड़ियां बिकी हैं, और ये जो है पिछले साल के मतलब ईयर ऑन ईयर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो 3% कम है। तो अभी गाड़ी खरीदने का मूड नहीं है, निवेश करने का मूड है। मुझे लगता है ये अपना पैसा बचा कर लोग जियो ब्लैक रॉक के पहले म्यूचुअल फंड में लगाने की तैयारी में है। लेकिन हालांकि इसमें एक आंकड़ा ये भी है, बहुत बेहतर आंकड़ा है मैडम, कि दिवाली से पहले जो है डीलर्स के पास जो कहा जाता था कि 40 से 45 दिन का स्टॉक रहता था, उससे ये आंकड़ा थोड़ा बेहतर है, थोड़ा 38 दिन का है। अब 40 से 38 दिन हो गए या 38-35 दिन हो गए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अभी भी डीलर्स के पास अच्छा खासा जो है इन्वेंट्री है। अब एक बात ये भी होती है, जब गाड़ी खरीदने जाते हैं ना तो सबको क्या चाहिए, प्राइस सेंसिटिव है इंडिया, हमने अभी बात की, चाहे निवेश हो या खर्चा हो, सबको थोड़ा सा प्राइस में कुछ वो चाहिए। अब इन मैन्युफैक्चरर्स के लिए गाड़ी बनाने का कॉस्ट इतना बढ़ गया है, ठीक है। एक बात आप भी प्रियंका मैम आप सहमत होंगे मेरी बात से, आज से 4-5 साल पहले की आप बात करिए, उस समय अल्टो देखिए या कोई भी जो गाड़ियां देखिए वो आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख में आराम से मिल जाती अब प्राइसिंग देखिए कहां पहुंच गई है। अब तो आप लगता है कि मिड सेगमेंट की कोई भी गाड़ियां अगर आप देखिए, मिड सेगमेंट गायब हो गया एग्जैक्टली, और वो छोटी छोटी गाड़ियों की भी जो कीमत है वो 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख पे पहुंच चुकी है, और जो वेज और डीलर्स अब डिस्काउंट भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ कार इतनी ज्यादा ऊपर हो गई है कि वो डिस्काउंट देने की गुंजाइश नहीं है। डीलर डिस्काउंट बहुत मिल जाता था पहले, वो अब उसकी गुंजाइश भी बहुत कम हो गई है। तो प्राइस को लेकर जो स्टिफनेस है ना इस बाजार में, और प्राइस बढ़ ही रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि चलो गाड़ी इस्तेमाल ही कम करते हैं, नई गाड़ी ही नहीं खरीदते। इसके अलावा एक और ट्रेंड भी था प्रियंका मैम, जो हम लोगों ने कई मनी सेंट्रल में भी इस बात को लेकर चर्चा की थी कि जो पुरानी गाड़ियों का जो एग्जैक्टली यूज्ड कार, प्री यूज्ड कार, प्री लव्ड गाड़ियां जो हैं वो उन्होंने इतना आसान कर दिया है ना कि आप जो है थोड़ी सी इस्तेमाल की, थोड़ी सी आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के चला लेंगे, और नई गाड़ी के लिए अगर आपको महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। जी एग्जैक्टली, तो प्री ओन्ड कार्स जो हैं उनके भी प्रोसेस बहुत ही आसान कर दिए गए। अगर किसी को भी गाड़ी खरीदनी हो तो वो पुरानी गाड़ी जो है आराम से खरीद लेता है, उस पर आराम से लोन भी मिल जाता है और वो कम कीमत में भी मिल जाती है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जिस वजह से जो गाड़ियों की जो स्टॉक जो पाइलअप हो चुका है वो ये आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन बहुत चिंताजनक बात है, 52,000 करोड़ रुपए का जो गाड़ी है वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, यार्ड में पड़ा हुआ है। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने आज केवाईसी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आधार बेस्ड ई केवाईसी, वीडियो केवाईसी और डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके कस्टमर्स को जोड़ने के लिए आसान प्रोसीजर जो है निर्धारित किए गए।
अब एक एक करके कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए 3 आसान तरीकों को हम आसान भाषा में मैडम से ही समझेंगे। इसके अलावा भी आगे चर्चा करेंगे कि आरबीआई ने जो पेमेंट एग्रीगेटर्स को लेकर जो सख्त रवैया अपनाया है वो क्या है, उसके पीछे की भी कहानी क्या है। तो मैडम सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि आज की एकदम सबसे ब्रेकिंग खबर यही थी कि आरबीआई ने जो केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की गाइडलाइंस को बदला है। क्या है वो गाइडलाइंस, वो बताइए, और इसके पीछे की मंशा क्या थी? सो केवाईसी को लेकर के जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो बार बार बहुत ही नियमों में तेजी से बदल रहा है और अनिवार्य कर रहा है हर जगह पर कि केवाईसी हो, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा एक है, इस पर नजर है, और कई फेक मर्चेंट्स और फेक जो ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं इधर उधर के अकाउंट में, उस पर नज़र है। अब केवाईसी को यहाँ पर जो आसान किया, ये जो नया रेगुलेशन आया है, इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैचवर्ड ये है कि जो इनएक्टिव पड़े हुए अकाउंट हैं, और इनएक्टिव अकाउंट कौन से हैं विशाल, जो कि 10 साल से जिनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, या फिर किसी का पैसा किसी अकाउंट में पड़ा हुआ है और उसने 10 साल से निकाला नहीं है, कोई फैमिली में गुजर गया है और उनका अकाउंट पड़ा हुआ है, उनको पता भी नहीं है वो 10 साल से वो पैसा पड़ा हुआ है, तो वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट बन जाता है। और इसका भी एक पहाड़ खड़ा है, हमारे 98,000 करोड़ के आसपास का है अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। और इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स भी बहुत सारे हैं, 10 साल से उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो ये मौका होगा उन लोगों के लिए भी कि वो जाएं, अपना केवाईसी करवाएं। केवाईसी के प्रोसेस को आसान किया है, 3 तरीके जो आपने बताए उसमें, एक तो आधार बेस्ड ई केवाईसी आप करवा सकते हैं, वीडियो केवाईसी, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप बैंक ब्रांच नहीं जा सकते हैं तो आप वीडियो केवाईसी के जरिए भी अपना जो है केवाईसी आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। ये भी सुविधा है कि मान लीजिए आपके आधार में जो एड्रेस है वो अगर आपका मैच नहीं कर रहा है, तो पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे प्रियंका मैम, चक्कर लगाने पड़ते थे, शायद एक डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली वो सफिशिएंट होगा और आपका काम हो जाएगा। पूरे प्रोसेस को मैं समझूं तो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपका पता अलग है, जहां आपके आधार में अलग एड्रेस है और आप जहां रहते हैं उसमें अलग एड्रेस है, तो आपको एक पेपर जो है वो देना होगा और ये केवाईसी की प्रक्रिया को आप पूरी कर पाएंगे। प्लस ये जरूरी नहीं कि आपका जो होम ब्रांच है, क्या होता है बैंक्स ना कई बार आपको इधर उधर घुमाते हैं। अभी जैसे मुझे अपनी मदर के बैंक स्टेटमेंट निकालना था, तो उनका होम ब्रांच जो है वो बहुत दूर है। अब बार बार कहा जा रहा था आप होम ब्रांच में जाइए। अब बताइए एक सीनियर सिटीजन महिला जो है वो होम ब्रांच में जाए इतनी दूर, और अगर मैं ऑफिस आ रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ और काम कर रही हूँ, मेरे लिए वीकडे में टाइम नहीं है, तो मैं शनिवार का इंतजार करूँ और ये शनिवार है सेकंड सैटरडे, तो कैसे होगा? तो इसमें केवाईसी के लिए कहा गया ये जरूरी नहीं कि आपको होम ब्रांच में ही करवाना है, कई और किसी उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में भी आप करवा सकते हैं। ये केवाईसी को सिंपल बनाया जा रहा है क्योंकि आरबीआई चाहती है कि पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए। जहां तक पेमेंट की बात है, बैंक्स को पता हो उनके कस्टमर कौन है, नो योर कस्टमर, ठीक है, सबकी डिटेल जो है अप टू डेट रहे। देखिए ये जो पहाड़ आपने बताया ना 98,000 करोड़ का जो ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि बैंक उन ग्राहकों तक पहुंच ही नहीं पाया, उनका पैसा वहां पड़ा है, उस ग्राहक को नहीं पता है, बैंक उनको संपर्क नहीं कर पा रहा क्योंकि उनका पता नहीं है। पहले क्या होता था, ब्लैक मनी वाला भी कॉन्सेप्ट हो सकता है प्रियंका मैम? हाँ, वो भी है एक कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ बैंकों को पता होना चाहिए उनका ग्राहक कौन है। केवल अनक्लेम्ड डिपॉजिट एक हिस्सा है जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस तरह के अकाउंट्स का, मनी म्यूल्स के लिए इनको म्यूल्स बना करके इनके जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उस पर भी नजर रखना चाहता है। साथ ही में आपने कहा पेमेंट एग्रीगेटर। मैडम ये आपको दूसरी कहानी ये भी है मैडम, खबर ये आ रही थी कि आरबीआई जो है पेमेंट एग्रीगेटर्स पर ना सख्त होना चाह रहे हैं। लास्ट जब मुझे याद आ रहा है वो मोबीक्विक को शायद दिया गया था मैडम, जैक पे नाम से उनका जो है सिस्टम, तो बहुत सारे फिनटेक कंपनियों को लाइसेंस मिला है कि वो बतौर पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकती हैं। अभी हम कुछ चंद जो है उंगलियों में जैसे पेयू है मैडम, एंजल वन है, क्विक टच है, ग्रो का आप नाम जानते हैं, इन लोगों को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल चुका था। अब इन एग्रीगेटर्स के लिए को कहा गया कि इनके प्लेटफॉर्म में जो मर्चेंट्स ऑनबोर्ड करेंगे, जो पेमेंट ले रहे होंगे, उनका केवाईसी भी पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। उनके सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो फिर इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा। आप जिन मर्चेंट्स को नहीं जानते हैं,
मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, म्यूल अकाउंट्स के लिए पैसों की जो आवाजाही है वो संदेह के घेरे में आ जाएगी। इसीलिए इनको भी कहा गया है, जो नए फिनटेक्स जो अपना पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लेकर के आएंगे, कि वो केवाईसी को, अपने मर्चेंट्स की केवाईसी को पूरी तरह से अप टू डेट रखें फ्रॉडुलेंट मर्चेंट्स के लिए, ताकि जगह ना बने। आपको मैं बता दूं, कुल 54 कंपनियां हैं जो इन पेमेंट्स के ऑनलाइन प्रोसेसिंग को अब करने वाली हैं, और उनके लिए भी आरबीआई ने कहा है कि अपने केवाईसी को दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो इनको ऑपरेशन नहीं करने दिया जाएगा। और हमने देखा था एक बड़ा किस्सा, जब इस तरह की केवाईसी को लेकर के पेटीएम की कोताही उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन गई थी, और इसीलिए आरबीआई कह रहा है कि भाई आपको अपने पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया है, शुरू कीजिए, बिजनेस कीजिए, लेकिन केवाईसी से बिल्कुल कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें एक और एंगल ये भी है प्रियंका मैडम, कि जिस तरह से हाल फिलहाल में जो बैंकिंग सिस्टम में जो लूपहोल्स देखने को मिले, चाहे आप न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक वाला मामला देख लीजिए, येस बैंक वाला मामला देख लीजिए, पीएनबी का देख लीजिए, हाल फिलहाल में जो इंडसइंड बैंक में हुआ, तो इसके बाद भी मुझे लगता है कि देश का जो केंद्रीय बैंक है वो थोड़ा और सतर्क होता हुआ दिख रहा है। कुछ अगर इस पर वैल्यूएबल पॉइंट्स अगर आप जोड़ना चाहेंगे, जिस तरह से कस्टमर्स जो हैं मैडम अपनी गाढ़ी कमाई निकालने के लिए, जब उनको पता चलता है कि उनके साथ किसी हाई लेवल का फ्रॉड हुआ है, वो बैंक के ब्रांचेस के आगे लंबी लंबी कतार लग जाती है। अपना पैसा निकालने के लिए लोग चीख पुकार मचाते रहते हैं। ये बहुत बड़ा ग्रेव सिचुएशन होता है मैडम। बिल्कुल, और इसीलिए अपने कस्टमर को पहचानो, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है बैंक के सिस्टम में होना चाहिए, हर पाई का हिसाब होना चाहिए, हर अकाउंट का हिसाब होना चाहिए, हर अकाउंट का एक अकाउंट नेम, अकाउंट होल्डर का एड्रेस होना ज़रूरी है, ताकि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन या फिर किसी एक विशाल के नाम पर एक और अकाउंट बना करके कोई और उसमें पैसे भेज रहा है, और वो पैसे ना विशाल के पास पहुंच रहे हैं, ना वो विशाल के हैं, लेकिन वो उसमें विशाल का नाम लगा हुआ है। तो ये म्यूल अकाउंट का भी एक पूरा जो नेटवर्क है जो इस तरह से चलता है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं, और इन सब पर आरबीआई की नज़र है। बहुत शुक्रिया प्रियंका मैम, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।